अभी तक हमने राजनीतिक सफर में आपको उन दिग्गज नेताओं के बारे में बताए हैं जिन्होंने अपने अपने समय में इतिहास रचा है। लेकिन आज के राजनीतिक सफर के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के इतिहास की। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका आज के समय में 18,000 करोड़ से भी ऊपर पॉलिटिकल मेंबर है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की। 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड उसके टोटल रजिस्टर्ड मेंबर की संख्या ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर के आंकड़ों को क्रॉस किया तो भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डाटा के आधार पर बीजेपी के लगभग 18,000 करोड़ पॉलिटिकल मेंबर हैं, जो सेकंड प्लेस पर स्टैंड कर रहे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर से भी दुगनी है। वहीं आज अगर हम बीजेपी के भारत में वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसके 303 मेंबर हैं, जो इस सदन की कुल सीट के 55% से भी ज्यादा हैं। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 13 स्टेट्स में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है और 4 में बीजेपी सपोर्टेड सरकार है। तो ऐसे में इस पार्टी का बात होना लाजमी है ताकि समझा जा सके कि जो पार्टी 4 दशक पहले ही बनी थी वो इतनी बड़ी इतिहास कैसे रच दी। तो चलिए आज बात करते हैं बीजेपी के इतिहास के बारे में। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की मदद से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। आपको बताते चलें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और साथ ही जवाहरलाल नेहरू के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत की बैठ के विरोध में वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके ठीक बाद वे भारतीय जनसंघ के जन्मदाता बन गए। उस समय इस पार्टी का एक ही मकसद था, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा करना, साथ ही साथ कांग्रेस तथा मुख्य रूप से नेहरू की प्राइवेट मुस्लिम एप्रोचियोमेंट पॉलिसी का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो सके। लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1952 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन में ये पार्टी मात्र 3 सीट ही जीत पाई। इसके बाद ये पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लग गई। ये पार्टी मजबूत कर ही रही थी कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आकस्मिक निधन हो जाता है। इनके निधन से पार्टी को काफी गहरा झटका लगता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। साथ ही 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इस पर ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू कर दिया था। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी की पहली वैचारिक नींव दीनदयाल जी ही रखे थे। इस बीच 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीट जीती, जिससे लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। राष्ट्रीय जनसंघ ने यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी के साथ मिलकर नॉन कांग्रेस एफिलिएटेड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया। इसके साथ मिलकर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गठजोड़ वाली सरकार बनाई। यह पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हो रहा था। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर पार्टी में अपना जगह बना चुके थे और 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाली। इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर कानून और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को खत्म करना ही इस पार्टी का मेजर एजेंडा था। इस दिशा में जनसंघ अपनी पकड़ मजबूत कर ही रही थी कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने अपने अन्य पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। इस आंदोलन के वजह से जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब 1967 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया और फ्रेश जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाए गए तो इंडिया के जितने भी अपोजिशन पार्टी थे, जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोक दल ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। परिस्थिति में
जन्म में बीजेपी का एक उद्देश्य था इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से हराकर सत्ता से बेदखल करना। और जब चुनाव के नतीजे आए तो वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थे और बीजेपी की सरकार गठित हो रही थी। इस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पार्टी में सबसे बड़ा शेयर जनसंघ का ही था। इस चुनाव में जनसंघ को 93 सीट मिली थी, जो इस पार्टी को मिली सीट का 31% था। इस नवनिर्मित पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बनाया गया। ऐसे गठजोड़ से सरकार बन तो गई, मगर पार्टी में वैचारिक मत का अभाव रहा था। इस पार्टी में टकराव इसलिए भी होने लगा क्योंकि अलग अलग पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी था, जिसके चलते इसके एक घटक दल ने राष्ट्रीय एसोसिएटेड जंग संघ से इस ड्यूअल संघ को खत्म करने की मांग की, लेकिन उनके इस मांग को जनसंघ ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते जनता पार्टी से एक दल जनता पार्टी सेक्युलर अलग हो गई। और इसका नतीजा यह हुआ कि मोरारजी देसाई की मेलजोल से बनी सरकार गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से हुआ, लेकिन इसमें जनता पार्टी बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया और केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इसी करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि पार्टी के हर मेंबर को अपने ड्यूअल मेंबर छोड़नी होगी। इशारा साफ था, जनसंघ के पास दो ही विकल्प थे, या तो वे जनता पार्टी को चुने या तो आरएसएस को। लेकिन इसके उत्तर में जनसंघ के मेंबर ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया और इस तरह जनता पार्टी से अलग होकर आरएसएस अफिलिएटेड मेंबर ने 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी को जन्म दिया, जो अपने आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाला था।